आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेहद खूबसूरत चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है नरेशन। इससे पहले मैंने एक और खूबसूरत चैप्टर आपको पढ़ाया था जो कि था वॉइस। काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, बहुत सारी बारीकियां हमने जानी। अगर आपने नहीं देखा वो चैप्टर तो उसे भी देख सकते हैं। आज आगाज़ करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर का, नरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा चीज़ों को ना खींचते हुए। टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा किस किस टाइम पे कौन कौन से सेशंस होते हैं। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स के लाइव सेशंस चल रहे हैं, आप लोग पढ़ना चाहें तो डेली बेसिस पे मैं सेशंस ले रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी। और हाँ, इस चैप्टर की पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी तो पीडीएफ पीडीएफ मतलब क्या, इसके तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, हाथों से लिखोगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी, सीखने में भी और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी। बोलूँ हाँ? चलो जी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर की एक सवाल से। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे मैंने वॉइस में भी आपसे पूछा था कि वॉइस को इंग्लिश लैंग्वेज में एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो, और उसका जवाब था वर्ब, है ना। तो आज एक और सवाल बिल्कुल वैसा ही, नरेशन को भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक और नाम से जाना जाता है। तो आप जरा सोचिए, मुझे बताइए कि नरेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में किस और नाम से जाना जाता है। तो उसका जवाब है स्पीच, ठीक है सर। नरेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच भी कहते हैं। एक काम करते हैं, दोनों शब्दों को पहले तोड़ते हैं, बारीकियां समझते हैं। पहले चैप्टर का बेस समझेंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, सीधा पहले स्टेप से 10वें स्टेप पे नहीं कूदेंगे, है ना। चलिए, तो पहले बेस बनाते हैं। तो पहले नरेशन शब्द को तोड़ते हैं। नरेशन आपको पता है कि ये नरेट से बना है। किससे बना है सर? नरेट से। नरेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। जनरली कहानी या किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम नरेट करते हैं, बताते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, उसने मुझे ये कहा, वो कहा, तो हम कहते हैं कि उसने नरेट किया, है ना। जनरली ये कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एक टर्म आपने सुना होगा, नरेटिव, है ना। चलिए, ऐसे ही स्पीच आपने सुना होगा। स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में हम भाषण को कहते हैं, है ना। लेकिन स्पीच का मतलब शब्द भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्पीच का मतलब वर्ड्स भी होता है और स्पीच का मतलब भी शब्दों का वर्णन करना होता है। कहने का मतलब ये दोनों शब्द सेम ही है। आप नरेशन बोलो, स्पीच बोलो, एक ही बात है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ज़्यादा गहराई में चाहोगे तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। जनरली इसको इसी नाम से जाना जाता है, नरेशन और स्पीच, ठीक है। अब आपने अगर बचपन में थोड़ा बहुत भी ये चैप्टर पढ़ा है, नरेशन, तो आपको ध्यान होगा इसकी दो कैटेगरी होती है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगर नरेशन को मैं डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बोल रहा हूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि नरेशन और स्पीच एक ही चीज होती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच? सर डेफिनेटली बोल सकता हूं। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, सर ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में क्या डिफरेंस है, ज़रा थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कीजिए। तो इसको इलाबोरेट करने के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, आपको आती भी हैं तब भी सुन लीजिए अच्छे से, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से डेवलप हो जाए। यस और नो? चलिए, तो सर ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उसके लिए आपके सामने दो सेंटेंस है बच्चे। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़िए कि शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा। मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस की हिंदी क्या है, मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे वो मुझे कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। बेसिकली ये पिज़्ज़ा की प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा नहीं होती है, पिट्सा होती है, पिट्सा जनरली ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब आप जाके कहीं पे डोमिनोज में जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं भाई एक्स्ट्रावेगेंजा पिट्सा दे दे, पिट्सा, ऐसा पीटेगा आपको, भगा भगा के मारेगा। तो एक्चुअल में जो इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है वो ना बोल के हम पिज़्ज़ा ही बोलेंगे इससे, है ना। कुछ लोग तो पिज्ज़ा दे दे भाई, पिज्ज़ा ऐसा भी बोल देते हैं, उन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक आधा बच्चा कमेंट ना करे, सर इसे तो पिट्सा कहते हैं, पिट्सा है, आपको नहीं पता, ठीक है, ऐसे ना करें बिल्कुल भी। चलो आओ, तो हम पिज़्ज़ा ही बोलेंगे फिलहाल के लिए, ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनेंगे। शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा, वो मुझे कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे स्पीकर कौन था, यहाँ पे स्पीकर था शी, और वो किसे कहती है? वो मुझे कहती है। और वो क्या कहती है कि आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अब ये जो स्टेटमेंट दी, ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। ध्यान से देखिए कि वो मुझे कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। बेसिकली ये जो आई स्टेटमेंट है ये शी ही है। मैंने क्या किया, एग्जैक्ट वर्ड आपको बताया कि वो मुझे कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। एक्चुअल में मुझे का मतलब मैं नहीं हूँ, मुझे मतलब उसी की स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। यस और नो? तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम लोग कोट करते हैं। जो स्पीकर ने बात कही होती है उसी की एग्जैक्ट बात उठा के मैंने कह दी।
अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को यूज ना करके अपने शब्दों में बनाना बात को और फिर आगे प्रेजेंट करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि शी टेल्स मी दैट शी लाइक्स पिज़्ज़ा। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे बताती है या कहती है कि उसे पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन उसकी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? उसने मुझे कहा था कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, ये उसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, लेकिन मैंने उसके शब्द यूज़ ना करके अपने शब्द यूज़ किया और मैंने कहा, सामने वाले को बता रहा हूँ कि वो मुझे कहती है कि उसे पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन उसने तो क्या कहा था कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, और मैंने क्या कह दिया कि उसे पिज़्ज़ा पसंद है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? उसे पिज़्ज़ा पसंद है। तो बेसिकली जब उसके शब्द यूज़ ना करके स्पीकर के द्वारा कही गई बात जो होती है एग्जैक्ट वो वर्ड्स यूज़ ना करके जब आप अपने शब्दों में किसी बात को कोट करते हो, कुछ कहते हो, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, और एज इट इज़ बात कही गई है तो डायरेक्ट कहते हैं। जनरली जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस आपको दिखेगा वो इन्वर्टेड कॉमास का दिखता है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बात कही जा रही है तो समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बात नहीं है, जैसे कि इनडायरेक्ट में आप देखिए इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो आप समझ जाएंगे ये इनडायरेक्ट है। क्योंकि आपको पहचानना भी आना चाहिए क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है। क्या ये बेसिक सी बात हो गई। इसी बात को एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, और इस बार एग्जाम्पल लेंगे हम लोग थोड़ा अलग सा। तनु सेड टू मी, तनु ने मुझसे कहा कि आई लव यू वेरी मच। तनु ने क्या कहा मुझसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आई लव यू वेरी मच ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है किसकी? तनु की। अब ये डायरेक्ट स्पीच होगी क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्ट वर्ड बता दिया कि तनु सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। लेकिन अब मैं अपने शब्दों में इस बात को कहूँ तो तनु टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच। तनु ने मुझे कहा कि वो मुझे बड़ा प्यार करती है। ये मैंने अपने शब्द बना दिए, लेकिन उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा प्यार करती हूँ। अब मैं सामने वाले को क्या बता रहा हूँ कि उसने मुझे कहा कि वो मुझे बड़ा प्यार करती है। क्या मैं अपने शब्द बना रहा हूँ? नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसने तो कहा था मैं प्यार करती हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे बड़ा प्यार करती है। तो मैं अपने शब्द बना के सामने वाले को प्रेजेंट कर रहा हूँ बात। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और एट द सेम टाइम ये भी समझ में आ गया होगा कि तनु मुझसे बहुत प्यार करती है ना। चलिए, तो अब बढ़ते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि आपको ये बात समझ में आई कि नरेशन की दो कैटेगरीज हैं, एक डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। ऐसी स्पीच की दो कैटेगरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों के डिफरेंस क्लियर है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। हमें सर सीखना क्या है चैप्टर के अंदर? हमें ये सीखना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट की जाए, कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और वही क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके लिए आपको डायरेक्ट जो स्पीच होती है ना, जो डायरेक्ट नरेशन है, उसका पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। उसके एक एक पार्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं इसके दो पार्ट्स हैं, अगर आप बारीकी से देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोमा भी आता है, वो लिखा नहीं है, मिसिंग है, ध्यान रखना। डायरेक्ट स्पीच के बेसिकली डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक आप देख पा रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, एक आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर है। यस और नो? जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर वाला होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या दोनों पॉइंट क्लियर आपको? और एक्चुअल में रिपोर्टिंग वर्ब इस पूरे के पूरे को नहीं कहते हैं, बस ये वाला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन बच्चे जनरली पूरे को बोल देते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता है मेन वर्ब यही है यहाँ पे। तो बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आपको ये बात क्लियर रहे, ठीक है। अब सर ये बात आपने क्यों बताई कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, और उनके नाम क्यों बताए? चलिए समझते हैं इनके नाम क्यों बताए। एक्चुअल में हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। देखो हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। उसके लिए पहले हमने जाना कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको जानना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का टाइप कौन सा है। सर क्या कहना चाह रहे हो? चलो मैं कुछ याद दिलाता हूँ। क्या मैंने फंडामेंटल्स में आपको सेंटेंसेस पढ़ाए हैं? आप बोलोगे जी सर। कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? 4 तरीके के, जानते हैं। असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव भी होता है, वो एक्सक्लेमेटरी का पार्ट है, तो मतलब 5 मान लो आप। चलो वैसे 4 होते हैं, वो चौथा उसी का ही, 5वां उसी का ही पार्ट है एक्सक्लेमेटरी का।
तो मान के चलो 5 होते हैं, 5 अलग अलग सेंटेंस है। हाँ जी सर। जब रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अलग कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब इंटेरोगेटिव होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अलग कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी के अलग, इंपैरेटिव के अलग, ऑप्टेटिव के अलग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसलिए मैंने कहा पहली बात तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट के ही पार्ट्स पता होने चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस की टाइप कौन सी है। तो मैं एक काम करता हूं, सारे सेंटेंसेस एक बार आपको पहले रिकॉल करवा देता हूं ताकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपको सेंटेंस पहचानने में दिक्कत ना आए। यस और नो? चलिए तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, वैसे 4 होते हैं, मैंने 5 बना दिए हैं। आप लोग जानते हैं 5वां कौन सा, वो चौथे का ही पार्ट होता है, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी बात को असर्ट करते हैं। क्या करते हैं? असर्ट। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को कहना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, जिसमें हम बस और बस इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ भी काम नहीं करते। और इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है अफर्मेटिव, एक होती है नेगेटिव। यस और नो? अफर्मेटिव कौन सी होती है? सकारात्मक सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, और नेगेटिव कौन सी होती है? नकारात्मक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक सेंटेंस है, तनु इज गोइंग टू लंदन और तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। सबसे पहला मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि तनु इज गोइंग टू लंदन ये सेंटेंस कैसा है? तो बच्चे भाग भाग के जवाब देते हैं सर अफर्मेटिव है। बेटा ये अफर्मेटिव है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ढंग से नहीं बता पा रहे हो। कोई आपसे पूछे कि तनु इज गोइंग टू लंदन ये कैसा सवाल है, तो आप कहें ये कैसा सेंटेंस है, तो आप कहोगे सर ये असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव में कौन सी कैटेगरी है? ये अफर्मेटिव है। सिमिलर सिचुएशन यहां पे है, मैंने कहा तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन, ये कैसा सेंटेंस है? ये असर्टिव है। ये असर्टिव में कौन सी कैटेगरी है? नेगेटिव है। सीधा ये नहीं कहना कि ये नेगेटिव है, लेकिन है क्या ये? एक्चुअल में असर्टिव सेंटेंसेस की 2 कैटेगरी हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। बेसिक सा सेंटेंस है, क्लियर? ये जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता था। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम इंटेरोगेट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, हाँ या ना। इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है यस नो क्वेश्चन और दूसरी होती है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन ये भी पढ़ाया हुआ, वो इसमें भी आया था। यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी आप जवाब हाँ या ना में देते हैं, या जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। और WH क्वेश्चन, WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं, वट, वाई, हु, हुम, हुज, वेयर, हाउ, जानते हैं आप लोग। जैसे आर यू गोइंग देयर, या तो हाँ या तो ना। तो इंटेरोगेटिव तो है लेकिन यस नो है। वाई आर यू गोइंग देयर, क्यों जा रहे हो? अब हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा, तो ये WH क्वेश्चन है क्योंकि वाई से शुरुआत हो रही है। तीसरा टाइप जो होता है सेंटेंस का वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा इंपेरेटिव? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे ऑर्डर की बात की जाए, जहाँ एडवाइस की बात की जाए, जहाँ रिक्वेस्ट की बात की जाए, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। और इनकी शुरुआत जनरली V1 से होती है, डू से, डू नॉट से और लेट से होती है। जैसे कि वर्क हार्ड, डू नॉट टॉक टू हर, फिनिश द वर्क, स्विच ऑफ द लाइट, शट द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी डांस, बेसिकली बोलते हैं ना ऐसा। तो ये सब के सब इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम बातों को एक्सक्लेम करते हैं। एक्सक्लेम मतलब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। जब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उमड़ उमड़ के बाहर निकलती हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को। ये हो वो, है ना, करते हैं। यो ऐसे कर लेते हैं हम, यो इश बॉय करते हैं ऐसा। चलो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जनरली व्हाट और हाउ जैसे टर्म्स आपको दिखाई देंगे, और इंटरजेक्शंस भी आते हैं, जैसे हुर्रे, वाओ, एलाज, ओ नो, ओ शिट, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, है ना, बहुत सारे आते हैं, आप देखते ही हैं। व्हाट अ मूवी, व्हाट अ ग्रेट मूवी, हुर्रे, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, है ना, ओ नो, ओ शिट, करते हैं आप ऐसा। यो किया ऐसा। चलो, यो जोगिंदर, थारावाई जोगिंदर आजकल चल रहा है ये यूट्यूब के ऊपर, है ना, ये एक्सक्लेम कर करके अपना नाम बता रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस और रिएक्शंस बेसिकली आते हैं। ठीक है सर, अब 4 तो हो गए हैं सर, 5वां कौन सा? एक्चुअल में 5वां सेंटेंस इसी का ही पार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी का, इसलिए उसको 5वां बना दिया है नहीं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम या तो किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को शाप देते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रॉट इन हेल, है ना, भगवान आपको आशीर्वाद बनाए रखे, नरक में तुम सड़ोगे, मे यू रॉट इन, कीड़े पड़ेंगे तेरे, है ना। और इनकी शुरुआत जनरली मे से होती है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। और ध्यान रखना इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है और फुल स्टॉप भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। कभी कभी मे अंडरस्टूड होता नहीं भी लिखते, जैसे गॉड ब्लेस यू,
बोलते हैं ऐसा, तो वो मे गॉड ब्लेस यू अंडरस्टूड होता है, हम लोग जानते हैं। तो अभी हमने 5 तरीके के सेंटेंस जाने, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। चलिए अब ये बात हमने क्यों की, देखो हम सीख क्या रहे थे, हम सीख ये रहे थे कि सर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए था कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने कहा था एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद ये बात की कि आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस का टाइप कौन सा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमने सेंटेंसेस के टाइप्स जाने, तो 5 होते हैं। तो अगर अंदर असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच के, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अलग रूल, इंटेरोगेटिव है तो अलग, इंपेरेटिव है तो अलग। तो अब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को डील करेंगे, यस और नो। और उसके साथ साथ हम कुछ जनरल बातें भी जानेंगे कि अंदर किसी भी टाइप का सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ जनरल बातें भी होती हैं जो हर टाइप ऑफ सेंटेंस पे इंप्लीमेंट होती हैं, और कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो इंडिविजुअल सेंटेंस पे ही एप्लीकेबल होती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं अंदर कोई भी टाइप का सेंटेंस हो उस पर इंप्लीमेंट हो जाती है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बस असर्टिव पे ही इंप्लीमेंट होगी, बस इंटेरोगेटिव पे ही होगी, बस असर्टिव इंपेरेटिव पे ही होगी। मेरी बातें समझ में आ रही है ना। चलिए तो आपके सामने हेडिंग है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनको ध्यान रखना, वॉइस के रूल्स से कंफ्यूज मत कर लेना, वॉइस अलग चीज़ है, नरेशन अलग चीज़ है, अभी डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए रूल्स की तरफ नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरीज हैं रूल की, सबसे पहली है जनरल और दूसरी है स्पेशल। जनरल रूल आप लोग जानते हैं कि ऐसे रूल्स होते हैं जो हर टाइप के सेंटेंस पे इंप्लीमेंट होते हैं, चाहे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैसा भी सेंटेंस हो। और स्पेशल रूल इंडिविजुअल सेंटेंस के अलग अलग होते हैं, असर्टिव के अलग, इंटेरोगेटिव के अलग, और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके सबके स्पेशल रूल्स अलग अलग होते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों को डील करेंगे। सबसे पहले बच्चे बात करेंगे जनरल रूल्स की। ये ऐसे रूल्स हैं जो हर सेंटेंस पे इंप्लीमेंट होंगे, चाहे डायरेक्ट नरेशन में किसी भी टाइप का सेंटेंस आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, है ना। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले टेंसेज में बदलाव, उसके बाद प्रोनाउंस में बदलाव, और उसके बाद है ऐसे वर्ड्स में बदलाव जो कि टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ें आपने बदलनी ही बदलनी है जब भी आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन इनके भी बदलने के क्राइटेरिया हैं। ऐसे नहीं है कि बस हर जगह टेंस बदल दोगे, हर जगह प्रोनाउन बदल दोगे। कैसे बदलने हैं, कब बदलने हैं, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस की, कि टेंसेस में बदलाव कैसे होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं टेंस की बात कर रहा हूँ तो प्रोनाउन वाला पॉइंट मत पूछना, मतलब आप पूछ तो सकते नहीं, ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग है, लेकिन माइंड में भी मत सोचना कि सर प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। सर आगे वाली चीज स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के स्टेप्स हैं। अभी बस मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोनाउंस की बात करूँगा, फिर मैं टाइम एंड टेंस वाले वर्ड्स की बात करूँगा, फिर मिसलेनियस करेंगे। समझ में आया ना। चलिए, तो भाई टेंसेस कैसे बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पढ़ो पहले। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में दिया हुआ है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट, अगर वो आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त टेंसेस बदलते ही नहीं हैं, बदलने ही नहीं है आपने, ठीक है। टेंसेस डू नॉट गेट चेंज वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या आपके सामने ये डायरेक्ट नरेशन है, पहली बात तो पहचानते कैसे कि डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमास वाले बेसिकली डायरेक्ट होते हैं, ठीक है सर। क्या इसकी 2 कैटेगरीज होती है? हाँ जी सर। कौन कौन सी? ये बाहर वाली है रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाली है रिपोर्टेड स्पीच। उसने कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। क्या यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग वर्ब? हाँ जी सर। अगर यहाँ विल से होता तब भी वही वाली बात, फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो इस केस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट, और यहाँ पे इज एम आर वाला था तो यहाँ पे भी इज एम आर वाला ही आपने टेंस लगा दिया। अभी ये मत पूछिएगा सर आई को शी कैसे बनाया, ये दैट कैसे आया, ये टेल कैसे आया, ये सब बाद की बातें। अभी बस टेंसेस पे फोकस कीजिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट में या फिर किस में होगा, फ्यूचर में। तो जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, जो टेंस ऊपर है वो टेंस नीचे है। हालांकि टेंसेस बेसिकली यहाँ बदले जाते हैं, अगर बदले जाते भी हैं तो वो कैसे, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है। जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, टेंसेस तभी चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी। क्या कहा? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी टेंसेस में बदलाव आएगा। जैसे आपके सामने क्या ये डायरेक्ट नरेशन है? हाँ जी। कैसे पहचाना? इन्वर्टेड कॉमास से।
दूसरी बात, क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब है? हाँ जी सर। क्या ये रिपोर्टेड स्पीच है? हाँ जी सर। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख पा रहे हैं पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त टेंसेज में आपको नीचे भी बदलाव देखने को मिलेगा। एम को यहाँ वॉज बनाया, सैड को टोल्ड बना दिया, मतलब वैसे तो ये पास्ट है, मेन बदलाव यही हम देखते हैं जनरली। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बदलेंगे वो बात तो आपने समझा दी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी बदलना है, लेकिन कैसे बदलेंगे? मतलब यहाँ पे अगर टेंसेस अलग अलग टाइप के आ गए तो हम कौन कौन से टेंसेस में चेंज करेंगे, तो वो बातें भी अभी सीखते हैं, निश्चिंत रहिए। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में मिलता है तो टेंसेस को आपने चेंज करना है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। कौन से रूल्स? जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है सर। देखिए ये आपके सामने कुछ रूल्स हैं, मुझे अपने आप को हाइड करना पड़ेगा। एच दबा के मैंने हाइड कर लिया। आई डोंट नो मैं हाइड हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, तो लेट मी चेक। हाँ भाई हो गए, हाइड हो गए। चलो, तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जनरली बच्चे जो होते हैं ना, वो वॉइस के रूल्स को नरेशन के रूल्स से कंफ्यूज कर लेते हैं। वो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और लगाने होते हैं वॉइस के रूल लगा देते हैं, नरेशन के लगाने होते हैं नरेशन के लगा देते हैं वॉइस के। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि टेंसेस में बदलाव सिर्फ और सिर्फ नरेशन में होता है, वॉइस में नहीं होता है। अगर आपने मुझसे वॉइस चैप्टर पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, अगर एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। अगर एक्टिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पैसिव में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है। वॉइस में कभी टेंसेस में बदलाव नहीं होता। टेंस में बदलाव हमेशा नरेशन में होता है। कि अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई देता है तो आपको इधर जाके ये सिंपल पास्ट बन जाता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाई देता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। और अगर ऑलरेडी ही पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अगर वॉज वर आईएनजी है तो हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी बन जाता है। मतलब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। और अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट का भी पास्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए, तो नो चेंज है। इसका भी बच्चे नो चेंज है। बाकी कैन बनता है कुड में, शैल शुड में, मे माइट में, विल वुड में, और इसके अलावा भी अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन में है। ये कुछ जनरल बातें हैं। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा सर डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में क्यों चले जाते हैं और पास्ट वाले और पास्ट में क्यों चले जाते हैं? कुछ आ रहा है माइंड में? डेफिनेटली आ रहा होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बताने के लिए मुझे आपके सामने हाजिर होना पड़ेगा। तो मैंने एस दबा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शो हो रहा हूँ, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा यार। हाँ भाई हो रहे हैं शो, ठीक है। चलो, क्योंकि ना कभी कभी डाउट रहता है यार, मैं मस्ती से पढ़ा रहा हूँ, पता लगे मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, तो मेरा सारा फिर ऐसे मूड ख़राब हो जाता है यार। पढ़ाने में भी देखो फील आनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई बोरिंग काम करने हैं ना, मज़ा आना चाहिए। तो मुझे मज़ा आएगा तभी आपको मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाते वक्त फील आएगी तभी आपको समझते वक्त फील आएगी। बोलो हाँ, आएगी नहीं आएगी? चलो, तो क्या बात कर रहा था मैं कि टेंसेस जो हैं वो वॉइस में नहीं बदलते हैं, नरेशन में बदलते हैं। सारे प्रेजेंट वाले पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट वाले और पास्ट में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कारण है। ये क्या कारण है? जैसे आप किसी की कोई बात बता रहे हो, है ना, जैसे डायरेक्ट नरेशन है। बेसिकली किसी ने कोई भी बात कह दी है, अब मैं उस इंसान की बात को अपने शब्दों में बना के किसी दूसरे इंसान को बता रहा हूँ या किसी तीसरे इंसान को बता रहा हूँ। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, ए पर्सन था और बी था। ये ए पर्सन स्पीकर है और ये बी मान लो मैं हूँ। अब ए पर्सन ने मुझे कोई बात कही, कही ना कोई भी बात कही, अब मुझे वही वाली बात सी पर्सन को बतानी है, यस और नो। अब ये तो है नहीं कि अगर ए ने कोई बात कही बी को या मुझे कोई बात कही और मैं हाथों हाथ ही सी को तुरंत तुरंत एकदम से बता दूंगा। ऐसा थोड़ी होगा, थोड़े टाइम बाद में ही बताऊंगा ना कि उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, थोड़े टाइम बाद में बताऊंगा ना। तो बात बीत चुकी होगी ना। अगर बात बीत चुकी होगी तो पास्ट इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा थोड़ी जैसे घर में होता है, जनरली आप लोग देखते हैं कि भाई बच्चा जो होता है वो बीच में फंस जाता है। इधर से मम्मी है और इधर से पापा है, मम्मी पापा की आपस में बजी हुई है, तगड़ी लड़ाई हो रही है और बच्चा बीच में बेचारा फंस जाता है हमेशा। तो मम्मी अपने बच्चे को कह रही है, बोल दे अपने पापा को ये पड़ा खाना थाली में पड़ा है, खा लेंगे। तो पापा कहते हैं हाँ सुन लिया मैंने, बोल दे अपनी मम्मी को खा लूँगा मैं, अभी मन नहीं है मेरा। तो जनरली आप लोग देखते हैं तो एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं, वो बच्चे के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं, हाथों हाथ कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन नरेशन में ऐसा थोड़ी होगा यार कि हाँ भाई मम्मी पापा कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा,
पापा मम्मी कह रही है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। तो बेसिकली जब भी कोई पर्सन ने हमें कोई बात कही है और आप उसको अपने शब्दों में व्यक्त करके किसी और को बताते हो, तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो बात अब पास्ट की बता रहे हो आप किसी को, है ना। इसलिए पास्ट में हम लोग इनडायरेक्ट को बनाते हैं क्योंकि बात बीत चुकी है ना। यस और नो, मुझे लगता है लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला जनरल रूल्स की जो कैटेगरी थी वो थी चेंज ऑफ प्रोनाउंस। क्या थी बेटा? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब इसमें क्या है, बड़ी खतरनाक एक ट्रिक है, उसको समझते हैं। शायद आपने बचपन में पढ़ी हुई हो जिसने नरेशन पढ़ा है, ठीक है। अब क्या है, जैसे डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब, एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको एक रूल ध्यान रखना है, सन। कौन सा रूल है? सन, SON, ठीक है। और 1 2 3, 1 2 का 4 तो आपने बहुत याद किया है ना। अब 1 2 3 याद कर लो और सन याद कर लो। सर ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझाओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो, S से सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, N से नो चेंज, ये सन है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर कोई डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? इन्वर्टेड कॉमास वाला। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या कहा मैंने? रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन लिखा हुआ है प्रोनाउन का तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सिमिलरली थर्ड पर्सन लिखा हुआ है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा उस केस में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, इसके लिए आपको पहले प्रोनाउंस आने चाहिए, और प्रोनाउंस आने के लिए मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है 4-5 घंटे को, इसमें एक टेबल पढ़ाई थी। अगर आपको वो टेबल याद है तो मतलब आपको सारे प्रोनाउंस आते होंगे, और अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो एक काम कीजिए, पहले टेबल पढ़ लीजिए अच्छे से। मुझे टेबल की भी स्लाइड लगानी चाहिए थी, तो मैंने वैसे स्लाइड लगाई नहीं है टेबल की, तो वैसे मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे अलग से, आपके लिए अलग से बना देता हूँ एक बार टेबल, ताकि आपको याद रहे, मेरे माइंड से उतर के मैं स्लाइड ही लगवा देता उसकी। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन प्रोनाउंस आपको याद होने चाहिए। खैर मैं आपके लिए एक बार स्लाइड लगवा देता हूँ, है ना। आ जाओ, कहाँ कहाँ बनाऊँ बताओ। चलो एक सेकेंड रुको, यहीं रुको आप, हाथों हाथ आपके लिए मैं एक बार ये लो न्यू स्लाइड ऐसे करवा दिया। एक बार टेबल फटाफट से पूछ ही लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले दिन कह दिया था जब प्रोनाउन पढ़ाया था कि जब तक लैंग्वेज खत्म नहीं होगी ना चैप्टर सारे, तब तक ये टेबल यूज़ होती रहेगी। तो मुझे याद दिलाओ कि सबसे पहली जो हेडिंग हुआ करती थी वो पर्सन्स की हुआ करती थी, क्या सबको ध्यान है? उसके बाद जो हेडिंग हुआ करती थी वो हमारी नंबर्स की हुआ करती थी, सबको ध्यान होगा। उसके बाद जो हेडिंग हुआ करती थी वो सब्जेक्ट की, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद पजेसिव वाली हेडिंग हुआ करती थी, है ना, पजेसिव वाली। आगे और भी थी, पजेसिव की भी 2 कैटेगरी थी वैसे, एडजेक्टिव थी और पजेसिव प्रोनाउन थी। हम इतनी लिखते हैं, वैसे रिफ्लेक्सिव भी होती है। आपको ध्यान होगा इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन्स होते हैं? 3 पर्सन्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, है ना, और एक आपका सेकंड, एक आता थर्ड, एक आपका थर्ड। मैं 1 बाय 1 सबको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले अलग से आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। देखो यहाँ पे आपको याद होगा कि किसी भी पर्सन की हम बात करें, हर पर्सन का सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन जरूर होता था, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जरूर होता था या नहीं होता था, याद होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में भी आपको ध्यान होगा कि हर पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जरूर होता था। आप बोलेंगे जी सर होता था। ऐसे ही थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आपका होता ही होता था। याद दिलाओ मुझे, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में सब्जेक्ट क्या था? आई, और प्लूरल में क्या था? वी, है ना। सेकंड पर्सन में यू आता था, एक ही यू ही सब्जेक्ट होता था, यू ही ऑब्जेक्ट होता था। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में एक तो आता था ही, एक आता था शी, एक आता था इट, और प्लूरल में आता था दे, अगर आपको ध्यान हो तो। ये सब के सब कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता था? मी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन होता था माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता था अस, पजेसिव एडजेक्टिव आवर और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। यू में आपको ध्यान होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता था, यू का यू ही रहेगा, आगे आएगा योर, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे? योर्स बनेगा, और ये सेम रहता है, आप लोगों को पता है, यू यू योर योर्स। ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस बनता था हिम, पजेसिव एडजेक्टिव बनता था हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी बनता था हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस बनता था हर, इधर भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव बनता था हर, और पजेसिव प्रोनाउन बनता था हर्स। 2 ही प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में सेम होते थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, एक तो यू और एक इट, और आपको जानते हैं इट सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इकलौता।
दे सब्जेक्ट है, देम आपका ऑब्जेक्ट है, देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए बेटा प्रोनाउन आने भी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि आपको प्रोनाउन नहीं आते होंगे और आप नरेशन कर लेंगे। ना बिना टेंस के आप नरेशन सीख सकते, ना बिना प्रोनाउन के सीख सकते, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पता है ना आपको, फर्स्ट पर्सन ये वाले होते हैं सारे के सारे, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। अभी मैं डेमो भी दूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, निश्चिंत रहो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, ये वाले सेकंड पर्सन होते हैं, तो ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। कैसे सर, चलो वन बाय वन इंप्लीमेंट करते हैं तभी बात बनेगी। आ जाओ। टेंसेस में कुछ बदलाव नहीं सीख रहे हैं, टेंसेस की बात हम कर चुके हैं, अभी हम प्रोनाउन में सीखेंगे। ठीक है, क्या ये डायरेक्ट है, क्या ये डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट से क्या बनाना है हमने, इनडायरेक्ट बनाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बाकी कोई चीज नहीं सीख रहे हैं कि शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी बन जाएगा, ये बात मैं नहीं बता रहा हूं कि इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट बन जाएगा, नहीं, ये बात मैं नहीं सिखा रहा हूं। अभी मैं बस प्रोनाउन चेंज करना सिखा रहा हूं। इससे पहले टेंस चेंज करना सिखाया, आगे चल के मिक्स भी देखेंगे। तो अभी प्रोनाउन पे बात करो बस। क्या आई एक प्रोनाउन है, आपने यहाँ पे देखा, हाँ जी सर आई एक प्रोनाउन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा आई कौन सा पर्सन है मुझे ये बताओ, आई है फर्स्ट पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन में क्या है, सिंगुलर है, आपने कहा जी सर सिंगुलर है। आई हैव डन माई वर्क, माई लिखा हुआ है, क्या ये भी एक प्रोनाउन है, हाँ जी। कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन सा केस है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या नहीं है। और ये फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, क्या आई सब्जेक्टिव केस होता है, हाँ जी सर सब्जेक्टिव केस होता है। अब आपको वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान आ रहा होगा, SON, और मैंने कहा 1 2 और 3। अब हमने बात की थी अगर रिपोर्टेड स्पीच में, और ये रिपोर्टिंग वर्ब था, है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन, तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ये है। तो कहने का मतलब है जो आए है, आए वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी खुद होता है, तो शी को हमने एज इट इज लिख दिया। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया। अब आप आगे आ जाओ। फिर आपने देखा माई लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन है, हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मतलब माई भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग। लेकिन माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है और शी तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव ही चाहिए होगा ना। तो फिर इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अभी तो सीख के आए थे, हर होता है। तो आई शी बनेगा और माई हर बनेगा। हालांकि टेंसेस भी चेंज होंगे कि यहाँ पे जो हैव डन है वो हैड डन बन जाएगा, वो भी चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। लेकिन अभी हम टेंस सीख नहीं रहे हैं, टेंस को इंप्लीमेंट करना भी हम देखेंगे। अभी हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, है ना, मिक्सचर भी आगे आएगा। चलो और प्रोनाउन चेंज करते हैं। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। सबसे पहले आई, क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, हाँ जी। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस है, हाँ जी सर सब्जेक्टिव केस है। क्या माई भी फर्स्ट पर्सन है, हाँ जी। क्या सब्जेक्टिव केस है, हाँ जी सर सब्जेक्टिव केस है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या लिखा है, ही, तो मतलब आई को हटा के यहाँ पे ही लिखेंगे। कारण उसके पीछे ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्ट की, और ये भी क्या होता है सब्जेक्ट, इसलिए इसको उठा के लिख दिया। लेकिन माई है फर्स्ट पर्सन, अच्छा मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, क्या ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है। क्या माई फर्स्ट पर्सन है, हाँ जी। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, पॉसेसिव एडजेक्टिव की, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो हमें तो सब्जेक्ट चाहिए नहीं, चेंज होगा इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका फिर क्या चाहिए होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और वो क्या होता है, हिज। तो ही और आगे माई का बन जाएगा, हिज बन जाएगा। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कैसे चेंज करना है। अब देखो, ही सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क। अब आपने देखा कि यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है। अब आपको पता है कि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो आपने देखा ये वर्ब लिखी हुई है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट ही होगा, बोलो हाँ। फिर सिमिलर सिचुएशन आपने यहाँ पे देखी कि सर ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बोलो हाँ। हमने अभी सीखा था रूल के अकॉर्डिंग, क्या था, SON और 1 2 3। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट तो ये रहा, क्या यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है या नहीं है।
अब आपको ये बात पता है कि अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर, और वो चेंज, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू, और यू कौन सा केस है, वैसे यू है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे वैसे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, सब्जेक्ट की ही होगी, लेकिन इधर तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, शी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जो केस की रिक्वायरमेंट है वही केस लिखना है। अच्छा यहाँ देखो, योर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और वो क्या होता है, हर ही होता है। शी, हर, हर, हर्स, तो इधर शी बना उधर हर बना। समझ में आया नहीं आया? टेंसेस भी चेंज होंगे, वो तो अभी हम देख ही नहीं रहे हैं। इधर देखो यहाँ पे, क्या यू सेकंड पर्सन है, हाँ जी सर। सब्जेक्टिव केस है, हाँ जी सर। सिमिलर सिचुएशन में सेकंड पर्सन है, हाँ जी सर। क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हाँ जी सर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब आपको पता है सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही लिखोगे ना, भले इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है तो रिक्वायरमेंट है हमको सब्जेक्ट की, चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, तो इसका सब्जेक्ट केस क्या होता है, देम का दे। और यहां पे भी आप देख लीजिए, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, शी सैड यू हैव डन योर वर्क, आपने देखा कि यहां पे लिखा हुआ है सेकंड पर्सन और वो है सब्जेक्टिव केस, और यहां पे लिखा हुआ है सेकंड पर्सन और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करें सर, ये तो दुविधा में फंस गए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आए तो आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना है यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को, और जनरली एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे या तो मी है या फिर ही है, मतलब ही से रिलेटेड है या आई से रिलेटेड है। जैसे या तो यहाँ पे हो सकता है शी सेड टू मी, उसने वो बात मुझे कही होगी, या फर्स्ट पर्सन के लिए कही होगी, या फिर कोई थर्ड पर्सन शी सेड टू हिम भी हो सकता है। तो मतलब आप शी सेड टू मी से भी कर सकते हैं और शी सेड टू हिम से भी कर सकते हैं, दोनों से बन जाएगा। बस आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा गिवन है, ये वाला या ये वाला, दोनों साथ में नहीं होंगे ऑप्शन में। तो मैं मान के चल लेता हूँ यहाँ पे शी सेड टू क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। पहले फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन को देनी है अगर फर्स्ट पर्सन ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में रेयरली देखने को मिलेंगे, आएंगे ही नहीं, ना के बराबर चांस है दोनों के आने का, या तो मी होगा या हिम होगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब आप देखो, यू है, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, तो इसका सब्जेक्ट होता है आई। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां रिक्वायरमेंट है पॉजेसिव एडजेक्टिव की, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। मान लो ऑप्शन में आई और माय गिवन नहीं है, तो फिर हिम वाले से गिवन होगा, तो फिर क्या होगा, या तो ही, और फिर यहाँ क्या होगा, हिज। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ही सैड टू मी, ही हैज, बहुत सिंपल सेंटेंस है, ही है और हिज है, मतलब थर्ड पर्सन है। अब देखने की भी जरूरत नहीं है कौन सा केस है कौन सा नहीं है, ही का एज इट इज ही लिखेंगे और हिज को एज इट इज हिज लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्या मुद्दा समझ में आया? जनरल हम रूल सीख रहे हैं, सबसे पहले टेंसेस को बदलना सिखाया, कब बदलता है कब नहीं बदलता, उसके बाद फिर बताया जब बदलता है तो कैसे बदलता है, फिर बताया कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, और प्रोनाउन बदलने के लिए टेबल सिखाई जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट कैटेगरी है जनरल रूल्स की, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। अब बात करते हैं इसकी। तो सर कुछ वर्ड्स हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है सर, डेफिनेटली चेंज होंगे, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, क्योंकि जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं ना हम तो। लेकिन मैं आपको दिख रहा हूँगा, स्लाइड आपको हाइड हो रही होगी, तो मुझे भी अपने आप को हाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट में अगर अगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर, नाउ है तो देन, टुडे है तो दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस नाइट, सॉरी द प्रीवियस या प्रीवियस डे या लास्ट डे, दिस बनता है दैट, दीज बनता है
दिस बनता है दैट, दीज बनता है दोज, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, THOSE आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस दैट दीज दोज। हेयर बनता है देयर में, लास्ट नाइट बनता है प्रीवियस नाइट में, और लास्ट वीक बनता है द प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट वीक बनता है द फॉलोइंग वीक में, दस बनेगा सो, हैंस बनेगा धेंस में, और हिदर बनेगा तिदर में। हो सकता है आपको आखिरी दो के मीनिंग कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं समझा देता हूं एक्चुअल में। पहली बात तो जो यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो मीनिंग इस साइड है वही मीनिंग उस साइड है, मीनिंग नहीं बदल रहा है, पहली बात इसको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, हैंस बेसिकली कंक्लूजन के लिए यूज होता है। ये हमेशा जब भी हम किसी चीज़ का कंक्लूड करते हैं, बेसिकली कंक्लूजन बताते हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैंस और देंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ का कंक्लूजन दे दिया हो, ठीक है। सारी बातें घुमा के अब हमें निष्कर्ष निकालना है, तो हम हैंस कहते हैं ना, हैंस प्रूव्ड, आपने सुना होगा। तो हैंस और देंस दोनों के मीनिंग सेम है, ये निष्कर्ष के लिए यूज होता है। ऐसे हिदर और तिदर का मतलब होता है टुवर्ड्स, के ओर, की ओर, की तरफ हम बोलते हैं हिदर, ठीक है। हिदर का मतलब इस तरफ और तिदर का मतलब उस तरफ, बेसिकली टुवर्ड्स एक ही मीनिंग है, दोनों का सेम है, हिदर तिदर। तो बेसिकली ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि चेंज होंगे। अब मैं अपने आप को शो कर लेता हूँ। तो भाई जनरल रूल्स तो मैंने आपको बता दिए, बेस आपका सेट कर दिया बढ़िया लेवल का, है ना। शुरुआत से हम एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से डील करते आ रहे हैं। जनरल रूल्स तक सारी बातें आपकी थी नॉर्मल वाली। अब वन बाय वन धीरे धीरे करके धागे खुलते रहेंगे। जितनी बातें हमने सीख ली है सब एक एक करके इम्प्लीमेंट होगी। जैसे जैसे स्पेशल आएंगे, स्पेशल रूल्स आएंगे, तो और नई स्पेशल बातें निकल के आएंगी। तो कहीं से भी आपका नंबर नहीं कटने देंगे। पूरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी चीज़ें बताई जा सकती हैं एक एक चीज़ बताई जाए, कुछ छूट ना जाए, है ना। चलिए बात करते हैं स्पेशल रूल्स की। तो चलिए बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यहीं पे मैं सेशन को भी वाइंड अप कर रहा हूँ। फंडामेंटल सारे मैंने इस क्लास में पढ़ा दिए हैं, और अगर अभी मैं स्पेशल रूल्स मैंने शुरू कर दिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ पार्ट्स में आप लोग देखें, ताकि आपका देखने का मन भी कर जाए, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में होती है तो बच्चा फटाफट देख लेता है। हालांकि कुछ बच्चे बड़ी वीडियोज़ भी प्रेफर करते हैं कि भाई लेंदी वीडियो दे दो, वो तो बाद में भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं स्पेशल रूल्स के साथ। तब तक आप जनरल रूल्स को बिल्कुल घोटा मार के आना, बिल्कुल ऐसे रगड़ के, बिल्कुल घोल के पूरा पी के आना मस्ती से, है ना। तभी पढ़ने में मज़ा आएगा और तभी फुल मार्क्स आप बटोर पाएंगे, हाँ कि ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, वहाँ पे आपको बाकी क्लासेस का भी अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।